बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए देख सकते हैं हिंदी का बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर आ गया है, जो कि यही क्वेश्चन पेपर सेम आपको 17 फरवरी को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पूरा रट लीजिएगा। इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। ऑब्जेक्टिव हम पहले बता दिए हैं, नहीं देखें तो चैनल पे जाके देख लीजिएगा। बिल्कुल जितना मैं सब्जेक्टिव बताऊंगा आपके एग्जाम में 100% 17 फरवरी को आएगा। आप लोग 100 में 100 नंबर लाइएगा, पूरा रट के जाइएगा। देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल है, ठीक ना। चलिए, जितना मैं आपको सब्जेक्टिव कराने जा रहा हूं आंसर के साथ पूरा आप लोग लट लीजिएगा। अगर आपको 100 में 100 नंबर लाना है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ठीक ना। नहीं तो बाद में पछताइएगा कि पहले वीडियो देख लेते तो अच्छा रहता, ठीक ना। देखिए, पहला प्रश्न कर रहा है, कवि के दृष्टि के समय के रथ का घगरनाथ क्या है, स्पष्ट करें, ठीक ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कवि ने सदियों से राजतंत्र से शामिल जनता की जागृति को उजागर करते हुए कहा है कि अब नवीन व्यवस्था लेकर राजतंत्र जनतंत्र का आगमन हो रहा है। राजतंत्र का जमाना गया, समय परिवर्तित हो चुका है। समय की पुकार है कि भारत की राज सत्ता संभालेंगी। राज सिंहासन पर प्रजा आरूढ़ होने जा रही है। अब अविलंब सिंहासन उसके लिए खाली करो। समय की पुकार की क्रांति की शंखनाद ही रथ का घगरनाद है। इसके माध्यम से कवि सत्ता परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं। सारा प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा, बाद में पछताइएगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए। दूसरा सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा कि वचन किसे कहते हैं, इसके भेद लिखें। तो उत्तर हो जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं। पहला एक वचन जैसे लड़का, घोड़ा, कपड़ा इत्यादि। दूसरा होता है बहुवचन जैसे लड़के, घोड़े, कपड़े इत्यादि, ठीक ना। पूरा रट लीजिएगा, सेम यही पेपर आएगा आपके 17 फरवरी के एग्जाम के दिन, ठीक ना। चलिए, तीसरा सब्जेक्टिव प्रश्न कर रहा है, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मगम्मा का अपनी बहू के साथ अपने पोते को लेकर विवाद था। बहू पोते को जब तब पीट दिया करती थी। इसके लिए मगम्मा उसे मना करती थी, किंतु वह मगम्मा के साथ लड़ जाती थी, ठीक ना, लड़ जाती थी, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। बिल्कुल यही सब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को अभी पूरा देख लीजिए ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। चौथा प्रश्न कराए, कुसुम के पागलपन में सुधार देखा मंगू के पति, माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रियाओं को अपने शब्दों में लिखे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कुसुम का पागलपन ठीक हो जाने पर लोगों ने फिर माँ को उसे अस्पताल में भर्ती करने को कहा। इस बार माँ भी कुसुम के सुधार को देखकर डोल गई। परिवार के अन्य लोग तो पहले से ही तैयार थे, इसलिए अब मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, ठीक। उसके बाद पांचवा सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम में 17 फरवरी को कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। तो उत्तर हो जाएगा कि अपनी दीनता में जकड़े होने के कारण, झुकी हुई नज़रों वाली, सतत निःशब्द रोदन वाली और हमेशा खिन्न मन से रहने के कारण भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी, विदेश में रहने वाली की तरह कष्ट में है। विदेशी सरकार के हर जुल्म अन्याय और शोषण को भारतीयों को हर हाल में चुपचाप सहन करना पड़ रहा है। देश की संप्रभुता नष्ट होने के कारण सारे संसाधनों पर अंग्रेजों का अधिकार है। मैं उसी के मर्जी से किसी साधनों का उपयोग कर सकते हैं
अथवा नहीं, इस कारण भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। इसका PDF चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा। छठा प्रश्न कर रहा है, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर कविता से आप क्या सिखाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, यह कविता हमें मौन और धैर्य की सीख देती है। मौन रहकर स्तब्ध अंगों से सब कुछ कह देना, प्रत्येक स्थिति में स्थिरता कायम रखना, अपनी प्राचीनता नियंत्रण बनाए रखना, कामनाएं कल्पनाएं एवं नवीन स्वप्न को साकार करने की बात जोहना व्यापक तथा आसवान रहना आदि बातें यह कविता हमें सिखाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपका 7 नंबर में कि नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक के संबंध में क्या बताता है? तो उत्तर हो जाएगा, नागरी को उत्तर भारत में देवनागरी कहा जाता है। लेखक के अनुसार देवनागरी लिपि से संबंध कई मत हैं। एक मत के अनुसार काशी देवनागरी है, इसलिए यहाँ चलने वाली लिपि देवनागरी कहलाई। दूसरे मत के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर और यहाँ प्रचलित लिपि को देवनागरी कहा गया। किंतु लेखक यह सब प्रामाणिक नहीं मानता। उसके बाद आपका 8 नंबर में सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, बहादुर 12-13 वर्ष का, ठिकाना चकईठ शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह का लड़का था। आंखें बुरी तरह मलका रहा था। सफ़ेद नेकर, आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग की पुराना जूता और गले में स्काउट की तरह एक रुमाल बांधा था। लेखक के परिवार के लोग उसे ऐसे घिरे हुए थे जिसे वह कोई अजनबी चीज हो। ठीक ना। उसके बाद 9वां प्रश्न कर रहा है कि बिरजू महाराज की अपने शार्गिदों के बारे में क्या राय है? तो उत्तर हो जाएगा, शार्गिदों के बारे में बिरजू महाराज की राय अच्छी नहीं है। उन्होंने कई खूब अच्छे और कई काम चलाऊ शार्गिदों के नाम गिनाए, किंतु शार्गिदों से उनकी शिकायत है कि किसी को त्याग या कला के प्रति सम्मान नहीं है। उनके लड़के में भी नहीं, बस कमाने खाने और एंजॉय करने का ख्याल है। हाँ, स्वास्थ्य और कुछ दुर्गा के बारे में उनका ख्याल है कि वह कल को सम्मान देती है। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों? तो उत्तर हो जाएगा, गांधी जी व्यक्ति का चरित्र निर्माण शिक्षा का ध्येय मानते थे। साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए काम करने में आत्मोत्सर्ग की चरित्र निर्माण है, यह साक्षरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गांधी जी का विचार है कि चरित्र निर्माण करने में लोग सफल हो जाए तो समाज अपना काम आप ही संभाल लेगा। इस प्रकार जिन व्यक्तियों को विकास हो जाएगा उनके हाथों में संगठन का काम सौंप दिया जाएगा। ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, हमने इसको 1 नंबर दिया है, ठीक है ना। आप लोग 11 नंबर समझ सकते हैं या जैसे भी, बस प्रश्न का आंसर याद करना है। तो नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, लेखक अवेन्यू किस सिलसिले में गए थे, वहाँ उन्होंने क्या देखा सुना? तो उत्तर हो जाएगा, लेखक अवेन्यू में आयोजित होने वाले रंग समारोह में निमंत्रित होने पर सम्मिलित होने गए थे। अवेन्यू में लेखक ने कला केंद्र का दिग्दर्शन किया। अवेन्यू रोन नदी के किनारे एक पुराना नगर है। यहाँ कुछ समय पहले पोप की राजधानी थी। वहाँ लेखक ने अवेन्यू से कुछ दूर पत्थरों की एक खदान में रंग समारोह की भव्य प्रस्तुति देखी।
इस समारोह के दौरान वहाँ अनेक चर्च और पुराने स्थान रंगस्थलियों में बदल जाते थे। लेखक ने वहाँ समारोह की भव्य प्रस्तुति भी देखी। महाकाव्यात्मक कुमार गंधर्व का गीत भी सुना था। द्रुम द्रुम लता लता, यह सब देखकर लेखक रोमांचित हो गया। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, आज मैं इस वीडियो में यहीं तक बताऊंगा। ठीक है ना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव भी हम डाल दिए हैं और मतलब और सब्जेक्टिव भी वीडियो बना देंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।